आप सभी का स्वागत है। मैं राघवेंद्र शुक्ल, भारतीय भाषा अभियान का एक उत्तर प्रदेश का दायित्व मुझे प्राप्त है। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं उत्तर प्रदेश भारतीय भाषा अभियान की ओर से स्वागत करता हूं। आज का यह कार्यक्रम मुख्य रूप से काशी प्रांत की तरफ से रखा गया है, जिसमें हमारे संयोजक आदरणीय नागेंद्र जी पांडे हमारे बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत से भारतीय भाषा अभियान को काशी प्रांत में बल दिया है, आगे बढ़ाया है। वहाँ की इकाइयों का गठन करना, वहाँ के सारे कार्यकर्ताओं से मिलना, भारतीय भाषा अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय कार्य करना, वो इस तरह से करते आ रहे हैं। मैं आज के कार्यक्रम में नागेंद्र पांडे जी हमारे संयोजक भी हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे मुख्य अतिथि माननीय केशवनाथ त्रिपाठी जी का मैं विनम्र स्वागत करता हूं। आप जैसे विद्वत और वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बीच में हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। हमारे बीच में अवनीश रंजन मिश्र जी हैं। आप झारखंड से उच्च न्यायालय से अधिवक्ता हैं और आप का स्वागत है। आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं 3 बार ओम का उच्चारण करके सभा का आरंभ हम करते हैं। हम लोग सीधे बैठ जाएंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मनु गोस्वामी जी आ गई हैं क्या? जी भाई साहब। नागेंद्र जी, मनु जी आपसे अनुरोध है, आप भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके और कार्यक्रम को शुरू कराएं। जी भाई साहब। जी भाई साहब शुरू करें। जी, आपसे अनुरोध है मनु जी, आप कृपया अतिथि परिचय दें। माननीय केशवनाथ त्रिपाठी जी का अतिथि परिचय कराएं। जी भाई साहब, हमारे आज के अतिथि श्री केशवनाथ त्रिपाठी जी, आपका जन्म प्रयाग में हुआ 1934 में और बड़ा लंबा राजनीतिक करियर आपका रहा है। 1946 में आप स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और 1952 में भारतीय जनसंघ में कार्यकर्ता की तरह आप जुड़े। कश्मीर आंदोलन में भाग लेते हुए कई बार जेल भी गए। आप 5 बार विधायक रहे हैं और 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं और प्रयाग के बड़े जाने माने अधिवक्ता आप रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं अब नागेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार विषय प्रवेश कराएं। धन्यवाद भाई साहब। माननीय श्रद्धेय श्री केशवनाथ त्रिपाठी जी, श्री अवनीश रंजन मिश्र जी, श्री कामेश्वर नाथ जी, श्री राघवेंद्र जी एवं अन्य प्रबुद्ध मित्रगण, माँ मातृभूमि मातृभाषा, जनता को न्याय जनता की भाषा में इस ध्येय वाक्य को लेकर के
भारतीय भाषा अभियान कार्य कर रहा है। हमारी जो मातृ संगठन है संघ पहले तो केवल संस्कृत भाषा और केवल सरकारी कार्यालयों में हिंदी को लेकर के जागृत थी, परंतु बाद में संसदीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हमारे संघ ने भी भारतीय न्यायालयों में भारतीय भाषा में काम किए को लेकर के कार्य करना प्रारंभ किया। हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद जो राज्यों का गठन किया गया वो भाषाई आधार पर किया गया। जिस तरह से भारत की राजभाषा हिंदी है, उसी तरह से समस्त राज्यों की भी भाषा उनकी राजभाषा है। और इसी को ध्येय में रखते हुए सन 2012 में एक संगोष्ठी का गठन किया। एक संगोष्ठी हुई जबलपुर में। उस संगोष्ठी में ही भारतीय भाषा अभियान का बीजारोपण हुआ। प्रारंभ में हमारे जो ये बताना चाहूंगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय हैं, इसमें 4 उच्च न्यायालयों को छोड़ करके, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान को छोड़ करके अन्य न्यायालयों में कार्य हिंदी में नहीं होते हैं। इसी को किए जाने के लिए सभी न्यायालयों में, सभी उच्च न्यायालयों में कार्य हिंदी में हो, भारतीय भाषा अभियान एक अभियान चलाए हुए है ताकि इन जगहों पर भी कार्य भारतीय भाषाओं में किया जाए। इसके लिए जगह जगह पर संगोष्ठियों का आयोजन करके और अभियान चलाया जा रहा है। सन 2015 में, अक्टूबर 2015 में एक न्याय आग्रह कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत हम सभी गांवों में गए। गांव में जाकर के वहां पर ग्राम प्रधानों से, वहां पर अधिवक्ताओं से, वहां जाकर के अध्यापकों से संपर्क करके इस हेतु अभियान चलाने के लिए सबको प्रेरित किया गया। इस संबंध में तमाम रिट याचिकाएं दाखिल की गईं और भारतीय भाषा अभियान के पक्ष में न्यायालय से आदेश भी प्राप्त किए गए। बहुत सारे कार्य किए गए हैं, बहुत सारे कार्य किए जाने हैं। हमारे मुट्ठी भर कार्यकर्ता, सक्षम कार्यकर्ता, या कह लीजिए कि जो पूरी तरह से निष्ठा से कार्य करता है, जैसे कि आप पूर्वी क्षेत्र के लिए माननीय श्री कामेश्वर नाथ जी को कह सकते हैं, श्री राघवेंद्र जी को कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। इन सभी और अन्य सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम इस संबंध में एक अभियान चला रहे हैं। बहुत सारा कार्य हम कर चुके हैं, बहुत सारे कार्य हमें करने हैं। और इस हेतु यह जो संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, और इस वर्तमान में कोविड-19 की वजह से हम इस वेबिनार के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, यह एक जन जागरण का ही हिस्सा है, ताकि हम भारतीय न्यायालयों में भारतीय भाषाओं में कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकें। धन्यवाद। मैं माननीय केशवनाथ त्रिपाठी जी से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना विचार, हमारा मार्गदर्शन करें। आपका फोन अनम्यूट अगर हो जाएगा तो अरविंद जी को बोलेंगे तो कर देंगे। अभी आपका फोन म्यूट है जी। आपका फोन म्यूट है जी। अरविंद जी को एक बार बोलना होगा जी। अरविंद जी फोन म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर दीजिए। हम बोले क्या? हाँ, वो कर रहे हैं। हो गया जी। अब माननीय मिश्र, माननीय त्रिपाठी जी आप हो गया। हो गया अब? जी अभी आवाज आ रही है। हाँ तो ठीक। भारतीय भाषा अभियान के द्वारा आयोजित वर्तमान महत्वपूर्ण संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि श्री अवनीश रंजन मिश्र जी, कार्यक्रम संयोजक श्री राघवेंद्र शुक्ल जी, सह संयोजक श्री नागेंद्र जी, और इस गोष्ठी में
उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आपने इस संगोष्ठी में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। वैसे तो अभी 14 सितंबर को सारे देश में हिंदी दिवस मनाया गया। बढ़ चढ़ के साहित्यकारों ने, अध्यापकों ने, छात्रों ने, विभिन्न सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं ने भाग लिया उसमें। लेकिन यह तो प्रत्येक वर्ष का क्रम बन गया है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि भाई क्यों हर साल ये हिंदी दिवस मनाया जाता है, एक बार हो गया तो ठीक है। तो इसके उत्तर में मैं एक प्रश्न लोगों से करता हूं, और वो प्रश्न है कि हम सब जन्मदिन क्यों बार बार मनाते हैं अपना? एक बार मना लिया, जन्मदिन हो गया, बार बार हर साल मनाने की क्या जरूरत है? हम इसलिए मनाते हैं कि अपने जन्मदिन पर हम पिछले जन्मदिन पर और उसके पहले अपने से क्या हमने वादा किया था उसको स्मरण करें। हमने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था, उस दिशा में हम कितने कदम आगे चले हैं उसकी समीक्षा करें, और आगे आने वाले वर्ष के लिए एक हम कुछ तय करें, निश्चय करें कि हमको ये काम करना है। इसीलिए हिंदी दिवस हम हर साल मनाते हैं ताकि अब तक हिंदी के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है हम उसकी समीक्षा करें, और हमें आगे क्या क्या करना है इसके बारे में कोई एक निर्णय ले, एक रूपरेखा बनाए, एक कार्यवृत्त तैयार करें और उसके अनुसार कार्य करें। हिंदी राजभाषा है संविधान के अनुसार। हिंदी अभी भी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। सारे देश में बोली जाने वाली हिंदी भाषा, विश्व के 30 से अधिक देशों में बोले जाने वाली हिंदी भाषा तो अभी राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं मिला। राष्ट्रभाषा जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे उस दिन इसका जो वास्तविक स्वरूप है कि हमारी अस्मिता का प्रतीक है, और ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी से हम जाने जाते हैं। यह स्वरूप जिस दिन हिंदी का हो जाएगा उस दिन आप देखिएगा कि हिंदी की प्रखरता अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। इसके लिए एक व्यक्ति का कार्य नहीं, इसके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से दोनों प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी एकदम एक जगह स्थायी रुक गई है, स्थायी होकर के, ऐसा नहीं। हिंदी प्रगतिशील भाषा है। आज से 30 वर्ष पहले, आज से 35 वर्ष पहले हिंदी जो थी उसकी तुलना में आज हिंदी बहुत आगे बढ़ गई है। आज से 35-40 वर्ष पहले किसने सुना था कि इंजीनियरिंग को हम कहेंगे अभियंत्रिकी? किसने सुना था कि हम इंजीनियर्स को अभियंता के नाम से पुकारेंगे? अनेक ऐसे शब्द हैं, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां हिंदी का विस्तार हुआ है। वो क्षेत्र चाहे विज्ञान का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे अभियंत्रिकी का हो, नाभिकी का हो, वायु विज्ञान हो, विधि हो, किसी भी क्षेत्र को हम देख लें तो हर क्षेत्र में हिंदी आगे बढ़ी है। हिंदी का प्रयोग काफी हद तक होने लगा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अभी हमें उस दिशा में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। हिंदी के साथ एक विशेषता है, हिंदी के साथ विशेषता यह है कि इसके अंदर नए नए शब्दों के निर्माण की, उसकी रचना की क्षमता है। हिंदी आवश्यकता अनुसार ऐसे ऐसे शब्दों का निर्माण करती है जो धीरे धीरे संबंधित विषय में लोकप्रिय हो जाते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें बहुत समय लगेगा, तो बहुत से ऐसी बातें हैं इसमें। हिंदी के अंदर दूसरी चीज है कि ग्राह्यता है। ये सरल भाषा है। हम लोग रोजमर्रा की भाषा में जब हिंदी का इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा के व्यवहार में, तो हमें लगता है कि कितनी आसानी से हम बोलते चले जाते हैं, सुनने वाले कितनी आसानी से समझ लेते हैं। हिंदी इतना ज़रूर है कि कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित 1-2 आंदोलनों से प्रभावित हुई है, लेकिन हिंदी सारे देश में समझी जाती है, बोली जाती है, लिखी जाती है। और जैसा मैंने पहले कहा कि 30 से अधिक देशों में, विश्व में हिंदी बोली जाती है, लिखी जाती है और समझी जाती है। मैंने अब तक लगभग 30 देशों की यात्रा की है और उनमें कोई देश ऐसा नहीं मिला
कि जहां हिंदी लोग बोलते या समझते न हो, कहीं कम विस्तार है, कहीं अधिक विस्तार है, आवश्यकता के अनुसार है, लेकिन हिंदी की उपस्थिति वहां है। आज मुझको ये लग रहा है कि हिंदी को यदि हम किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा बना दें तो हिंदी का और भी बहुत अधिक विस्तार हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय रूप उसका सुदृढ़ हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें अन्य भी कार्य करने की आवश्यकता है। भाषा की ग्राह्यता, भाषा में शब्द निर्माण की क्षमता, ये तो एक बात हुई, लेकिन भाषा का प्रयोग हम आजकल ये देखते हैं कि अपने घर में भी बहुत से लोग हैं जो हिंदी का प्रयोग नहीं करते। वो करना चाहिए। जब हम प्रयोग करेंगे कोई भाषा, तभी वो भाषा ग्राह्य होगी, तभी उसका उपयोग हमें समझ में आएगा, उसकी उपयोगिता तभी समझ में आएगी। इसलिए हम हिंदी का हर क्षेत्र में प्रयोग करने का प्रयास करें तो हिंदी की लोकप्रियता बढ़ेगी, हिंदी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। और जो अनेक क्षेत्र हैं जहां हिंदी की आवश्यकता है, वहां न्यायपालिका का और न्याय का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां हिंदी को बहुत कुछ करना है। मुझको एक घटना याद आ रही है, वर्ष 1973 के आसपास की है। मैं और मेरे साथी श्री वीरेंद्र कुमार सिंह चौधरी एडवोकेट और एक मेरे और मित्र रामेश्वर प्रसाद जी गोयल, हम लोग 3 लोग बैठे उच्च न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से उच्च न्यायालय में हम लोग हिंदी का प्रयोग करें। छुटपुट हम लोग आपस में तो बात करते थे, लेकिन न्यायालय में लिखा पढ़ी में हिंदी का उपयोग नहीं होता था। और अंत में यह निश्चय किया गया कि हम लोग याचिकाओं में और जो अपील दाखिल करेंगे उसमें हिंदी में हस्ताक्षर करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग हस्ताक्षर के माध्यम से उच्च न्यायालय में शुरू किया जाए। मैंने इसमें अगुवाई की। न्यायमूर्ति DS माथुर के यहाँ मैंने एक याचिका दाखिल की। उसमें पेशकार ने और जज साहब ने एतराज कर दिया। उन्होंने कहा आपत्ति में अपनी कि यह तो न्यायालय की भाषा नहीं है, उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है, इसलिए यह याचिका अमान्य है, इसको हम स्वीकृत नहीं कर सकते, इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। मैंने कहा हस्ताक्षर की कोई भाषा नहीं होती। हस्ताक्षर तो हम जीरो बना दें, हम चिड़िया ऐसा बना दे, कोई निशान बना दे और कहे कि हस्ताक्षर है तो मेरा हस्ताक्षर हो गया। वकील को याचिका पर अपना हस्ताक्षर करना है। मैंने हस्ताक्षर एक ऐसी भाषा में किया जिसको सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं, और हम इसे कह रहे हैं कि मेरा हस्ताक्षर है तो हस्ताक्षर है। लगभग 35-40 मिनट की बहस के बाद कोर्ट ने उस याचिका की सुनवाई के लिए अपनी सहमति प्रकट की और उसमें सुनवाई हुई। कुछ दिन ये क्रम चला, लेकिन बहुत से अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर करना प्रारंभ नहीं किया और बाद में धीरे धीरे वो क्रम समाप्त हो गया। फिर एक और लहर चली उच्च न्यायालय में और उसमें फिर लोगों ने जो है न्यायालय से अनुमति लेकर के हिंदी का किया। तमाम फिर समय समय पर आदेश होते गए कि पहले मौखिक बहस के लिए अनुमति मिली, उसके बाद लिखित याचिकाएं, लिखित प्रार्थना पत्र भी हिंदी में हो सकते हैं आदि। आज तो धीरे धीरे हिंदी का प्रयोग उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बढ़ा और आज तो बहुत काफ़ी हिंदी का प्रयोग होने लगा है। लेकिन कुछ आवश्यकताएं हैं। आवश्यकता यह है कि देखिए, हिंदी एक ऐसी भाषा है, वादकारी को ये समझ में आ जाता है कि उसके अधिवक्ता क्या बहस कर रहे हैं और न्यायमूर्ति महोदय उसके याचिका पर, उसके अपील पर क्या फैसला कर रहे हैं, उस फैसले के पीछे तर्क क्या है। तो हिंदी सरल भाषा है, हिंदी वादकारी को समझने लायक भाषा है और हिंदी के माध्यम से उसे ज्ञान हो जाएगा कि वह मुकदमा क्यों जीता या मुकदमा क्यों हारा। हिंदी के अंदर अब कुछ आवश्यकताएं हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कहीं सरकार का प्रोत्साहन है, कहीं संस्थाओं का प्रोत्साहन है। हिंदी में विधि की पुस्तकें आने लगी हैं। केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकारें हिंदी में विधि की पुस्तकों पर पुरस्कार देती हैं और लेखकों को सम्मानित करती हैं। यह एक अच्छी प्रथा है जो जारी रखना चाहिए। इससे तो हिंदी को बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन एक और विशेष बात है, हिंदी में अभी हम सरकारी ग्लॉसरी तो एक प्रकार से कोश वो तो उपलब्ध है, लेकिन हिंदी में एक व्यापक शब्दकोश लीगल भाषाओं में, विधिक भाषाओं के, विधिक शब्दों के लिए वो उपलब्ध नहीं है। तो एक विधिक भाषा कोश हिंदी का, जिसमें हम न केवल हिंदी के शब्दों की व्याख्या करें, परिभाषा देखें, बल्कि उसके तुलनात्मक दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी
हम उसमें प्रयोग करके देखें कि उसका पर्यायवाची क्या है दूसरी भाषाओं में। या तो हम अलग अलग शब्दकोश बनाएं, हिंदी विधि शब्दकोश, जिसमें एक तमिलनाडु का है, एक और आंध्र प्रदेश की भाषा का ले लें, तेलुगु का ले लें, और अनेक अनेक भाषाओं के साथ कर दें, या एक पूरा वृहद शब्दकोश हिंदी का हम स्थापित करें, तो उससे समस्या बहुत हद तक हो जाएगी। हमें नए नए प्रयोग करने की आवश्यकता है। और जो स्पर्धात्मक कंपटीशन जिसे कहते हैं, स्पर्धात्मक परीक्षाएं होती हैं, उन स्पर्धात्मक परीक्षाओं में भी हिंदी के प्रयोग की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि संगोष्ठी में इस महत्वपूर्ण विषय पर आप जो विचार प्रकट करेंगे, निश्चित रूप से उससे हिंदी भाषा की प्रगति में, हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार और संवर्धन में लाभ होगा। हम सब उससे लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस संगोष्ठी में आने के लिए आमंत्रित किया। मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। आपको हमने सुना था कि आप प्रखर वक्ता हैं, पर कभी सुनने का मौका नहीं मिल पाया था। मैं बड़ा आभारी हूँ कि आपके अमृत वचन, आपके मार्गदर्शन से हम लोग अभिसिंचित हुए हैं। और मैं उच्च न्यायालय प्रयागराज में भी प्रैक्टिस किया मैंने, और आपको मैंने वहाँ देखा। न्यायालयों में तो आपको मैंने बहुत सुना, और माननीय न्यायाधीश महोदय, बाकी सभी लोग आपको बहुत सम्मान करते रहे। हम लोग आपको अपने पिता तुल्य हमेशा सम्मान देते रहे। पर सभाओं में हमने आपको कम सुन पाया था। हमारे भारतीय भाषा अभियान को आपका मार्गदर्शन मिला, हम इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं नागेंद्र पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि आप अवनीश रंजन मिश्र जी का अतिथि परिचय कराएं। मनु गोस्वामी जी। जी, हमारे आज के अतिथि श्री अवनीश रंजन मिश्र जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे आज के अतिथि रसायन शास्त्र और विधि में स्नातक हैं, और रसायन शास्त्र, विधि एवं मानवाधिकार में आप स्नातकोत्तर की डिग्री आपने प्राप्त की है। आप झारखंड उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, और काफी लंबा अनुभव आपको वकालत क्षेत्र में है। झारखंड पुलिस एकेडमी में आप अतिथि व्याख्याता के रूप में कई बार गए हैं, और उसके अलावा अधिवक्ता परिषद में भी आप सक्रिय रहे हैं। लेकिन मैंने कहीं भी एक बात राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन अधिवेशन 2016 में आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, और आपके मार्गदर्शन की श्रीमान अभिलाष जी धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम परम आदरणीय श्रीयुत श्री 108 श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी के श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही मेरी उत्कट इच्छा को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मंच देने हेतु इस मंच पर उपस्थित सभी उद्भट विद्वान और मूर्धन्य मनुष्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। शब्दों में कहां बयां होती है, मां तो आखिर मां होती है। जननी जगत जननी, जननी जन्मभूमि का जो स्थान है बतौर जननी, वही स्थान हमारी मातृभाषा हिंदी का भी है हमारे जीवन में, जिससे हम इतर होकर के अपने जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के पखवाड़ा समारोह में भारतीय भाषा अभियान के तत्वावधान में आज मूर्धन्य मनीषियों के आभा मंडल के बीच जनता को न्याय, जनता की जनकंठ भाषा हृदय हारणी हिंदी के सार्वभौम वर्चस्व की चर्चा करना मैं अपना परम पुनीत दायित्व समझता हूं। वस्तुतः यह मेरा स्मरणीय सौभाग्य भी है। हिंदी में समग्र भारत की चेतना हिलोरे लेती है। यह हिंदी ही है जिसे विरासत में देववाणी संस्कृत के शब्दों का अपार पारावार सहज प्राप्त है। इसके अलावे हिंदी में प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, मैथिली, भोजपुरी, अवधी प्रवृत्ति भाषाओं के लौकिक शब्द सहज रूप से जनमानस के द्वारा आयातित, इसलिए हिंदी को जनकंठ की भाषा भी कहा जाता है। इसमें समग्र भारत को एकजुट करने, एकजुट रखने की अद्भुत संधानक क्षमता है। जहां तक न्याय की बात है,
इस संदर्भ में भी हिंदी की विरासत काफी समृद्ध है। भाषा किसी भी व्यक्ति के अंतर्मन का दर्पण होती है। भाषा किसी भी व्यक्ति के अंतर्मन का दर्पण होती है, अर्थात न्याय ऐसा हो जो देखने, सुनने, समझने और अनुभव करने में आदर्श, उचित और समीचीन हो। वस्तुतः हिंदी अपनी पारदर्शिता और बोधगम्यता के कारण समस्त भारतीयों के लिए सुग्राह्य एवं उपादेय है। अब हिंदी विरासत को याद करना केवल साम्राज्यवादी शोषण के दर्द को याद करना नहीं है, अपितु उस शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले उन वीरों को नमन करना भी है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिंदी को साधन बनाया। आज से 120 वर्ष पूर्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हिंदी को, तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य में हिंदी को कोर्ट कचहरी की भाषा की स्वीकार्यता मिली थी। इसी का प्रभाव रहा कि आजादी के बाद संविधान में से राजभाषा का दर्जा देकर न्यायालयों में भी इंसाफ अथवा न्याय की भाषा का माध्यम स्वरूप क्रियान्वित किया गया। विषय बहुत बड़ा है और मैं समय की मर्यादा, समय की गरिमा की मर्यादा, उसकी परिधि के अंदर अपने को रखते हुए इसकी आद्योपांत व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। आशा है आप लोगों के अपेक्षा के अनुरूप मैं खरा उतरने का कोशिश करूंगा। हिंदी के संदर्भ में कुछ जानने वाली जो बातें, अति रोचक तथ्य है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक वोट से यह निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। अभी माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने कहा राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। वस्तुतः यही शब्द संविधान के अनुच्छेद 343 में इस्तेमाल किया गया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक वोट से यह निर्णय लिया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। भारत में, पूरे विश्व में, ओवर द ग्लोब भारत में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। कुल भाषा 461 हैं, जिनमें से उपेक्षा के कारण तकरीबन 14 भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। अब भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में 77% लोग, एक अनुमान के मुताबिक 77% लोग हिंदी बोलते हैं। अनुच्छेद हर 5 में से, एक आकलन है, ध्यान दीजिएगा, यह बड़ा गंभीर मसला है, हर 5 में से एक भारतीय व्यक्ति इंटरनेट को हिंदी में चलाना चाहता है। अनुच्छेद 343 1950 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी की धनाढ्यता, हिंदी की संप्रभुता और हिंदी का ये प्रथम दृष्टया इस बात से परिलक्षित होता है कि अंग्रेजी में कुल वर्ण 26 हैं, जबकि हिंदी में तकरीबन इसके 2 गुने वर्ण हैं। एक अनुमान के मुताबिक 36 करोड़ 60 लाख लोगों के लिए मातृभाषा हिंदी है, जबकि तकरीबन 48 करोड़ 70 लाख लोग हिंदी भाषा का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रयोग करते हैं अपने सामान्य जीवन में। एक आश्चर्यजनक तथ्य है, हिंदी भाषा के इतिहास का पहला साहित्य, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर वाज फर्स्टली रिटन बाय, पहली बार हिंदी भाषा के साहित्य का इतिहास ग्रासिन द तैसी नाम के एक फ्रांसीसी लेखक ने लिखा था। आप इससे हिंदी की सर्वग्राह्यता और व्यापकता का अनुमान लगा सकते हैं। 1977 में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया था। हिंदी क्या एक शब्द नमस्ते, यह पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला शब्द है। मेरे विचार से हिंदी को नुकसान पहुंचाने वाले जो तत्व हैं वो हिंदी के अखबार हैं, जो आयातित शब्दों को ला करके, हिंदी को अपभ्रंश करके, हिंदी को हाशिए पर ला करके हिंदी की जो वस्तु स्थिति है वर्तमान में, वो कमोबेश कमजोर कर चुके हैं। गूगल, आज आपको जब कभी भी कोई आवश्यकता हो तो आप गूगल पे जाते हैं, गूगल से आप अपने शंका समाधान करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। गूगल का आकलन जो है वो भी आश्चर्यजनक है। गूगल के कैलकुलेशन के मुताबिक, गूगल के आकलन के मुताबिक प्रतिवर्ष अंग्रेजी शब्द का कंटेंट जो है वो 19% बढ़ता है, जबकि हिंदी का जो कंटेंट है वो 94% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ता है। ये पुनश्च मैं दोहराना चाहूंगा उस बात को कि हिंदी की सर्वग्राह्यता और सर्वमान्यता को प्रतिस्थापित करती है, इसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। 2000 में पहला वेब पोर्टल हिंदी में बनाया गया था। हिंदी भारत की उन 7 भाषाओं में से एक है जिसमें हम यूआरएल बना सकते हैं, वेबसाइट जो कहते हैं। अभी गूगल मीट पे कर रहे हैं, आपने लिंक फॉरवर्ड किया, लिंक में लॉगिन करके हम गूगल मीट में आए और देश के कोने कोने में बैठे हुए लोग एक संगोष्ठी के भागीदार हो रहे हैं। ये यूआरएल हिंदी भारत के उन 7 भाषाओं में एक है हिंदी,
जिनमें ये यूआरएल क्रिएट किया जा सकता है। और सबसे बड़ा तथ्य, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विश्व का सबसे मजबूत देश, उसके 45 विश्वविद्यालयों में हिंदी मुख्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है और साथ ही पूरे विश्व के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी विषय किसी न किसी रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। यह हिंदी की सर्वग्राह्यता और व्यापकता है। और उसके दूसरे इन सारे तथ्यों के इतर जो अभी शाश्वत सत्य ये है कि हम न्यायालय में, जिला न्यायालय, जनपद न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी में काम करने के लिए अभियान चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं और उसके लिए संघर्षरत हैं और उस वस्तु के लिए, उस विषय के लिए संघर्षरत हैं जो विषय हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं अभी संविधान पे आता हूं, 2 शब्दों में उसकी व्याख्या कर दूंगा कि कैसे संविधान ही इस बात का अधिकार हर एक भारतीय नागरिक को देता है कि वो हिंदी में प्लीडिंग्स कर सकते हैं, हिंदी में वकालत कर सकते हैं, हिंदी में अधिवक्ता होने का कार्य कर सकते हैं। कैसे, कब और कहां, प्रोवाइडेड दैट, वो अलग विषय है, हम उस पर आते हैं। हिंदी के संदर्भ में एक तथ्य यह भी है, डॉक्टर कामिल बुल्के से हम लोग वाकिफ हैं। डॉक्टर कामिल बुल्के विदेशज होते हुए हिंदी के अच्छे विद्वान हुए। उनके अनुसार संस्कृत मां है, उन्होंने कहा है संस्कृत मां है, हिंदी गृहिणी है और अंग्रेजी नौकरानी है। एज पर द वर्डिक्ट ऑफ डॉक्टर कामिल बुल्के। डॉक्टर कामिल बुल्के एक विदेशज व्यक्ति के श्रीमुख से यह बात आई थी कि संस्कृत मां है, हिंदी गृहिणी है और अंग्रेजी नौकरानी है। संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 17 में राजभाषा शब्द है, अध्याय 1 में संघ की भाषा परिभाषित है। इसके अनुच्छेद 343 में जो प्रासंगिक तथ्य है वो हम कम समय लेते हुए मैं उसका विश्लेषण कर दूंगा। 343 के उपखंड 1 में स्पष्ट रूप से परिभाषित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसी के उपखंड 2 में इस बात का व्याख्या है कि खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक, गौर कीजिएगा, 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता रहा था। पुनश्च परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। इसका विश्लेषण समझिए। प्रथम दृष्टया ये जो विषय था अंग्रेजी के प्रयोग का, ये औपबंधिक था, अस्थायी था 15 वर्षों के लिए। और उन 15 वर्षों के दरमियान भी राज्यपाल जो राज्य के होंगे, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से उसके इतर दूसरी भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकते थे। अब वो 15 वर्ष 1965 में बीता। संविधान की स्थापना, हमारा भारत गणराज्य 26 जनवरी 1950 से 15 साल आप जोड़ लें, 1965 को यह अस्थायी प्रावधान भी विलोपित हो गया। उसके बाद आज हम 55 वर्षों बाद प्रयासरत हैं इस विषय के लिए कि हम अपनी मातृभाषा में, हम राष्ट्रभाषा में, अपनी राजभाषा में हम न्यायालय में वादी परिवादी अपनी बात कह सकें। क्या कोई व्यक्ति, न्यायालय एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये 2 लीगल मैक्सिम पर बेस्ड है, एक ऑडी अल्टरम पार्टम और एक नेमो जुडेक्स इन काउजा सुआ। सेकंड वाले का जिक्र नहीं करना उचित है, पहले वाले के बारे में बताता हूं। ऑडी अल्टरम पार्टम सिंपली मीनिंग देयरबाय हियर दैट अदर साइड। जब भी कोई वादी आपके समक्ष कोई वाद लेकर के आता है तो आप दूसरे पक्ष को भी सुने। अब दूसरा पक्ष यदि हिंदी बोलता है, हिंदी में अपनी बात रखना चाहता है, तो उसको उसके न्याय से वंचित कर देंगे। उसको उसकी मातृभाषा में, उसके राजभाषा में उसको न्याय नहीं मिलेगा। पुनश्च भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ देता है, कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष सभी समान हैं, तो एक हिंदी भाषी को न्याय उसकी भाषा में नहीं मिलेगा। क्या वो न्यायालयी प्रक्रिया अपनी भाषा में नहीं समझ पाएगा? यह बहुत बड़ी विडंबना है। पुनः जहां न्यायालयी भाषाओं की बात है, आप पुनः अनुच्छेद 348 में आएंगे, वह स्पष्ट करता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 के उपखंड 1 का क, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होंगी। यह स्थापित प्रावधान है भारतीय संविधान में। पुनश्च आइए इसके विरोधाभास में इसी अनुच्छेद का उपखंड 2 देखते हैं। खंड 1 के उपखंड क में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का
या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। हम कोई नई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी अभियान में किसी नए, हम कहीं किसी अनुच्छेद के रिपीलमेंट, विलोपन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी अध्यादेश को ला करके संविधान संशोधन की बात नहीं कर रहे हैं। 348 के उपखंड 2 में यह स्वतः वर्णित है कि राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से न्यायालयीय कार्रवाई का भाषा निर्धारण कर सकते हैं। दो विषय है, पहला ये कि यह अस्थायी प्रावधान था 15 वर्षों के लिए, दूसरा कि राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से कर सकते हैं। तो मेरा यह कहना है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मसले पर अनुच्छेद 370 अस्थायी, संविधान का अनुच्छेद 35A अस्थायी, अध्यादेश ला करके या जिस कारण से भी जैसे भी विलोपित करके जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया गया, तो उसी तरह यह अस्थायी प्रावधान है, इसको भी विलोपित करके उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्रांतीय भाषा या जो भाषा, हिंदी भाषा, राजभाषा जो भी हो, उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। यह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। पुनः हिंदी की समृद्धि को बढ़ाए रखने के लिए हम अनुच्छेद 351, भारत का संविधान का अनुच्छेद 351 जो है, इस पे मैं अपना इंफेसिस डालना चाहूंगा। ये स्पष्ट रूप से कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी या और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो, वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। कितना विरोधाभास है। एक तरफ आप अपनी राजभाषा को समृद्ध करने के लिए संस्कृत और अन्य भाषाओं से शब्द लेकर के हिंदी की शब्दावली मजबूत करने की बात करते हैं, और दूसरे तरफ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी बात की कार्रवाई नहीं होती है। अजीब विडंबना है। पुनश्च अभी भी जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को मैं पद्यात्मक लहजे में दुष्यंत कुमार की कविता है, उनके 8 पंक्तियों से स्पष्ट करना चाहूंगा। हालांकि ये जिस प्रसंग में लिखी गई होगी उस समय प्रसंग अलग होगा, इस प्रसंग में भी ये पद्यात्मक जो पद्यांजलि है वो प्रासंगिक है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर नगर, हर शहर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, पर ये आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंदी, वंदे मातरम। बहुत प्रभावशाली, और मैं कैसे कहूँ, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं बड़ा आभारी हूँ आपके इन उद्बोधन से, आपके इस मार्गदर्शन से। मैं हमारे बीच में माननीय कामेश्वर नाथ मिश्र जी हैं, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो अपने आशीर्वाद से हम लोगों का मार्गदर्शन करें। माननीय कामेश्वर नाथ जी मिश्र। कामेश्वर जी। लगता है कामेश्वर नाथ मिश्र जी अभी उनका संपर्क हट गया है। मैं मनु गोस्वामी जी, आप एक बार कामेश्वर जी को फोन करके जुड़ने के लिए बोलिए। जी करती हूँ भाई साहब। अभी हमने माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी और श्री अवनीश रंजन जी का उद्बोधन सुना, और भारतीय भाषा अभियान की तरफ से हम आप दोनों जने का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारी बहन मनु गोस्वामी जी, उन्होंने बहुत कार्य किया है भारतीय भाषा अभियान के लिए, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत कार्य किया है। जब तक हमारे माननीय कामेश्वर नाथ मिश्र जी जुड़ रहे हैं, मैं अपने अतिथियों को और अपने कार्यकर्ताओं को तथा जो सदस्य हमारे बीच से जुड़े हैं
उनको मैं भारतीय भाषा अभियान के कुछ उपलब्धियों के विषय में अवगत कराना चाहूँगा। भारतीय भाषा अभियान वैसे तो 2015 से अच्छी तरह से कार्य कर रहा है और इस समय भारतीय भाषा अभियान के पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी राज्यों में इकाइयों का गठन हो चुका है। उत्तर प्रदेश में मुझे 2018 नवंबर में दायित्व मिला था। उसके बाद से 76 में से लगभग 62 जनपदों में हमारी इकाइयों का गठन हो गया है। दोनों उच्च न्यायालय में हमारी इकाइयों का गठन हुआ है और साथ साथ जितने न्यायिक अधिकरण है वहाँ पे न्यायिक हमारी इकाइयों का गठन हुआ है। बहुत सारे जनपदों में जो तहसील इकाइयाँ हैं वहाँ पर भी हमारी इकाइयों का गठन हुआ है। मुख्य रूप से हमारे कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 11 रहती है हर इकाई में। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में ही हमारे लगभग 1,500 से के आसपास हमारे अधिवक्ता बंधु हैं जो अपना तन मन धन भारतीय भाषा अभियान के माध्यम से अपनी मातृभाषा के लिए अर्पित कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का बड़ा आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आज अगर आप लोग प्रयास नहीं करते तो भारतीय भाषा अभियान का यह स्वरूप उत्तर प्रदेश में तो संभव नहीं हो पाता। आप सबके कठिन परिश्रम का ही परिणाम है कि भारतीय भाषा अभियान आज उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, अपने विषय को आगे लेके चल रहा है। इसमें हमने 2018 से लेके अब तक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अपने हिंदी पखवाड़े का और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जब होता है उस समय 2 आयोजन ये करते हैं। उसमें लगभग हमारा 2 सप्ताह तक कार्यक्रमों का एक तरह से सिलसिला चलता रहता है। उसमें हर इकाई अपने स्तर पर कार्यक्रमों को आयोजित करती है और भारतीय भाषा अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। हम लोगों ने न्यायालयों में मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने कई बार नुकसान भी सहा है और उन्होंने मातृभाषा में अपने सारे जो कार्यवाहियां हैं वो करने का प्रयास किया। कई बार उन लोगों को न्यायालयों में अनुचित टिप्पणी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो निश्चित रूप से अपने दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय भाषा अभियान के और अपनी मातृभाषा के लिए संघर्षरत हैं, कार्य कर रहे हैं और उसका परिणाम आने लग गया है। आपको बताएं, आज न्यायालयों में क्या सर्वोच्च न्यायालय में 9 भाषाओं में उन्होंने हमारे क्या कहते हैं निर्णयों को एक तरह से अनुवादित करके देने का कार्य आरंभ कर दिया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी भारतीय भाषा अभियान को के प्रयासों को एक तरह से उनके पास भी गूंज पहुंची। हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था और हस्ताक्षर श्रृंखला उनके पास पहुंची, जिसकी वजह से उन्होंने भी लगभग कई सभाओं में यह बात स्वीकार करी कि भारतीय भाषा अभियान का जो प्रयास है हमारी मातृभाषा को, हमारी राष्ट्रभाषा को, हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनको न्यायालयों में या अन्य जगहों पर उनका प्रयोग होना आवश्यक है। देखिए, एक तरह से जो न्यायालय हैं हमारे एक तरह से उपभोक्ताओं के लिए काम कर रहे हैं। उसमें जो वादी है उपभोक्ता है न्यायालयों का, उनको चाहिए ये कि उपभोक्ता की भाषा में उसको न्याय देना। आपको अंग्रेजी आती है, आप अधिवक्ताओं को अंग्रेजी आती है या दूसरे भाषाएं आती हैं, पर जो उपभोक्ता आपका है उसकी भाषा क्या है उसका तो आपको चिंता करनी चाहिए। इस ओर लोगों को ध्यान करना चाहिए और ये मुझे लगता है कि माननीय न्यायाधीश महोदय जी को भी, जितने भी न्यायाधीश हैं उनको भी इस विषय में, या जो हमारी न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, इन सबको इस विषय में चिंतन करना चाहिए कि जिसके लिए आपने इतनी बड़ी संकल्पना की, इतना बड़े न्यायालयों का हर चीज़ों का गठन किया है, वहाँ पर भारतीय भाषाओं का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। जिसके लिए आप न्याय की व्यवस्था करें उनके भाषा में आप काम करना संभव नहीं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो ठीक नहीं है, इनको सुधारना बहुत आवश्यक है। जब तक माननीय मिश्र जी आते हैं मैं कुछ एक चीज़ें और बताना चाहता हूँ। हमारे बीच में विकास मिश्रा जी हैं, संजय मिश्रा जी आए हैं, सुरमित गुप्ता जी अमरोहा से हैं। आप बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और अमरोहा जैसी विषम स्थान पर रहते हुए उन्होंने बहुत काम किया है। अरविंद ओझा जी हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत कार्य करते हैं सब तरह से। विकास मिश्रा जी हैं हमारे बीच में,
अजय अमृतराज जी हैं, अक्षय भारद्वाज जी हैं, हमारे मेरठ प्रांत के में उन्होंने संयोजन का कार्य किया और सारी इकाइयों में बहुत ही मजबूती के साथ मेरठ प्रांत को आगे बढ़ाया। भारतीय भाषा अभियान का वहाँ पे एक तरह से कह लीजिए परचम लहराता है। हमारा जो पहला कार्यक्रम अभी हिंदी पखवाड़े का था, अक्षय जी और मनु जी के प्रयास से वहाँ पे बहुत सफल रहा हमारा उद्घाटन समारोह। दिलीप मिश्रा जी हमारे हैं, वो बुंदेलखंड प्रांत में अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और वहाँ पे इनको काफी हद तक सफलता मिली है। अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। दिलीप जी को मैं कहूँगा कि वहाँ पे थोड़ा और कार्य करें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहाँ अगर बुंदेलखंड आपके साथ जुड़ा हुआ है तो समझिए कि सब जगह बुलंदी आपकी छाई रहेगी। नागेंद्र पांडे जी का तो मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे एक बार फोन करने पर उन्होंने कहा कि सर मैं इसके लिए पहले से ही तैयार था और मैं अपने प्रांत में भारतीय भाषा अभियान का यह कार्यक्रम मैं निश्चित रूप से कराऊंगा, क्योंकि ये संगम भूमि है। अगर संगम भूमि में कार्यक्रम नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। तो ऐसे कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं, उनका मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, संध्या वर्मा जी हमारे बीच में इटावा से जुड़ी हुई है। इनसे हमारा परिचय हुआ था जब हमारा अधिवेशन हुआ था अधिवक्ता परिषद का 2015 में, तो वहां पर हमें बेंगलोर में मिली थी। आप बड़ी ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और अपने अधिवक्ता परिषद के लिए कार्य करते करते ही ये भारतीय भाषा अभियान के लिए भी बहुत कार्य करती है। उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में शिव कुमार यादव जी है, वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और मेहनत से कार्य कर रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। सुनील कुमार सिंह जी हैं, गगन गौड़ जी हमारे विभाग के, उनके पास 3 जनपद हैं और 3 जनपदों में ये मिलकर वहाँ की इकाइयों को गठित करा रहे हैं। वहाँ पे भारतीय भाषा अभियान के हर कार्यक्रम को कराते हैं, लोगों से इनका अच्छा संपर्क रहता है। उनके कार्यकर्ता इनके साथ मिलकर स्वर से स्वर मिलाते हुए भारतीय भाषा अभियान को सशक्त करा रहे हैं, इनका बड़ा धन्यवाद। अनिल उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं, वो बड़े ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उन्होंने थोड़ा सा एक आप लोगों को बताऊं, वहाँ के लोगों ने इनकी सक्रियता को देखते हुए वहाँ पर बार एसोसिएशन का इनको सदस्य बनाया है, वहाँ पर ये अभी चुने गए हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं का हम बड़ा सम्मान करते हैं। अंजलि वर्मा जी हमारे बीच में हैं, वो ब्रज प्रांत में भारतीय भाषा अभियान को सशक्त कर रही हैं और वहाँ के सभी इकाइयों को बड़ी मजबूती के साथ आगे लेके बढ़ रही हैं, उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं। लक्ष्मण जी हैं हमारे बीच में, हमारे बीच में संत प्रसाद सिन्हा जी हैं, वो सह संयोजक इस नाते वहाँ कार्य कर रहे थे और अभी भारतीय भाषा अभियान को बहुत ही आगे बढ़ा रहे हैं मेरठ हमारे ब्रज प्रांत में। जगदीश ईभा सिन्हा जी का नाम छूट रहा है वैसे जी, ईभा सिन्हा जी का नाम छूट रहा है। हाँ, ईभा सिन्हा जी का मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। ईभा जी का मैं, उनका नाम मेरे पास आया है, लिखा हुआ है जी, और ईभा जी तो हमारे लिए बहुत ही कार्य कर रही हैं, उनका लिए उनका मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। लौ दुबे जी हैं हमारे मिर्जापुर से, वो इतने सक्रिय कार्य करता है कि वो उनको आप एक मैसेज दे दीजिए, एक संदेश पे वो सारा कार्य कर देते हैं। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं का हम बड़ा स्वागत करते हैं। AK जौहरी जी हैं हमारे बीच, अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, बहुत ही सक्रिय कार्य करता है। वहाँ इतनी मेहनत से इन लोगों ने कार्य किया है, उसका यहाँ पर जिक्र करना थोड़ा सा ज़्यादा समय की बाध्यता है, नहीं तो हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। हमारे बीच में ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, उनका बड़ा धन्यवाद है। पवन पाठक जी हैं, उनका धन्यवाद है। कृष्ण मनोहर जी हैं, मनोहर जी हैं, उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। एक लंबी कड़ी है। हम लोग भारतीय भाषा अभियान को ऐसे ही हम सोच रहे थे कि पता नहीं चीजें आगे हमारे तरीके से चल पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी, लेकिन ये सारी चीजें, एक तो अधिवक्ता, ऊपर से एक हिंदी के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए प्रेम, मैं कहता हूँ कि ये ऐसा संगम हुआ है कि भारतीय भाषा अभियान बहुत ही मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में बड़ी मजबूती से कार्य कर रहा है। हमारे बीच में हमारे माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी का मैं यहाँ पर जिक्र करना बहुत आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि जब हम कभी थोड़ा सा किसी अड़चन से, किसी वजह से रुकने का प्रयास करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हम न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय में अपनी मातृभाषा को स्थापित नहीं करवा लेते हैं, तब तक हमें बिल्कुल चयन नहीं करना। अगर कोई विषम परिस्थिति आती है तो भी आप उससे जूझिए और उससे पार पाकर आगे बढ़िए। आप अधिवक्ताओं के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे बुद्धिजीवियों के साथ जुड़े हुए रहने पर
आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी हिम्मत न हारें, खूब मेहनत से कार्य करें। हमारे बीच में हमारे सुपुत्र हैं मनु शुक्ला जी, वो उनका भी मैं आभार व्यक्त करना बहुत चाहूँगा कि वो अपने व्यस्त कार्यक्रम में से वो अध्यापक हैं, उनका एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है। उनके शिष्य, उनके जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो उनके समय के लिए लालायित रहते हैं। पर वो हमारे पिछले कार्यक्रम में भी रहे, पूरा 1 घंटा उन्होंने समय दिया और तकनीकी सहयोग मुझे किया। आज भी उनका सहयोग मिल रहा है। मैं मनु शुक्ला जी का भी बड़ा धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और ये जो गूगल मीट ऐप है, इसका भी धन्यवाद करूंगा कि इस माध्यम से आज हम घर बैठे बैठे पूरे भारतवर्ष में अपने कार्यक्रमों को ले जा पा रहे हैं। तो एक बड़ी श्रृंखला है। मनु जी का मैं आभार इसलिए ज़्यादा व्यक्त करूंगा क्योंकि वो अपने प्रांत में तो कार्य कर ही रही है। कई बार दिक्कत होती है तो मैं उनको बोलता हूँ कि मनु जरा देखिएगा, आप बाकी लोगों को भी फोन करके देख लीजिए। वो अपने कार्य क्षेत्र से आगे बढ़कर भी कार्य करती हैं। तो ऐसे ही मनु गोस्वामी जी को मैं किन शब्दों से उनका धन्यवाद करूं, मैं कह नहीं सकता। मैं बड़ा आभारी हूं आपका मनु जी, आप इस तरह से मेहनत करती हैं। हमारे बीच में संजय पाठक जी हैं, हमारे क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्यों में आप सह संयोजक के नाते हमारा दायित्व, हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं और आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। आपके हम बड़े आभारी हैं। आप के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और भारतीय भाषा अभियान को आगे बढ़ाने में हम आपका बड़ा सहयोग हमें मिलता है। आपका बड़ा बड़ा आभार। अब क्योंकि समय भी लगभग समाप्त होने वाला है, तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक बार सीधे बैठेंगे और क्या कहते हैं, नागेंद्र जी कुछ और रह गया क्या? अभी नहीं, ऐसा हो गया बस। ठीक है जी। स्वस्थ वाचन हम लोग अभी जो है कल्याण मंत्र के साथ फिर सभा को विसर्जित करेंगे। सभी लोग सीधे बैठ जाएं। पहली लाइन मैं बोलूंगा, उसके बाद सबको साथ साथ करेंगे। हाँ जी, सीधे बैठ जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत आभार।